हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। को कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 है, यानी कि सामाजिक अध्ययन। आज जो है उसकी लघु उत्तरीय की पहली क्लास होने वाली है। तो आप सभी ने कहा था कि मैम लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी कराइए। तो आज हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं। हालांकि एक दो दिन क्लास प्रॉपर नहीं हुई थी किसी कारणवश, लेकिन अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न में पूछ रहा है, जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? ये 2023 में पूछा हुआ है। देखिएगा, मतलब कहने का है जल संसाधन यानी कि जो जल का साधन है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक, तो इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं कि आपकी लाइफ में या आपके जीवन में जल का क्या महत्व है ना। इसको आप अपनी लाइन में भी लिख सकते हैं। तो समझिएगा, जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। आप सभी को पता है जल ऐसा स्रोत होता है जो मनुष्य के लिए क्या, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। अधिकांशतः लोगों को जीवन हेतु ताजे जल की आवश्यकता होती है। ठीक, अधिकतर लोगों को क्या होता है, जीवन को चलाने के लिए फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, यानी जल की उपस्थिति के कारण ही हमारी जो लाइफ है वो पृथ्वी पर संभव है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी जल जो है एक अक्षय यानी कि जो जिसका क्षय ना किया जा सके, है ना, प्राकृतिक संसाधन है। जल का उपयोग जो होता है वो कृषि में किया जाता है, औद्योगिकी में किया जाता है, घरेलू में किया जाता है, मनोरंजन के लिए तथा पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए होता है। ये आई बात समझ में? जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, समझ में आया? जल संसाधन जो होता है वो जल के वे स्रोत होते हैं जो मनुष्य के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक, अधिकतर लोग को जो है जीवन चलाने के लिए ताजे जल की आवश्यकता होती है ना। जल की उपस्थिति के कारण ही जो हमारे अर्थ पे लाइफ है वो पॉसिबल है। जल एक नष्ट ना होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। और आपका जो जल का उपयोग होता है वो आपका हर एक क्षेत्र में होता है, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र हो, या फिर पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए आपका जल का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपका 2023 में पूछा हुआ है। 2023 से पूछा है, जनपद स्तर पर कौन कौन से न्यायालय होते हैं, यानी आपका जो जनपद स्तर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उस पे कौन कौन से न्यायालय होते हैं इनका विवरण लिखना है। तो देखिएगा, जनपद स्तर पर आपका अधीनस्थ न्यायालय होता है। क्या होता है? आपका अधीनस्थ न्यायालय होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, एक जो है आपका जिला न्यायाधीश का होता है और दूसरा जो होता है वो मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जनपद स्तर पर कौन से न्यायालय होते हैं। तो जनपद स्तर पर आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। और इसी अधीनस्थ न्यायालय में एक जो न्यायालय है वो आपके जिला न्यायाधीश का न्यायालय होता है, और जो दूसरा जो है आपका न्यायालय है वो मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। ठीक, लेकिन यदि जिला स्तर पर देखा जाए, यानी कि अगर पूरा देखा जाए, तो जिला स्तर पर कुल 6 प्रकार के न्यायालय होते हैं। ठीक, जैसे फौजदारी हो गया, दीवानी हो गया, भू राजस्व हो गया, विवाह हो गया और उपभोक्ता न्यायालय। ये सब आपके क्या होते हैं, जनपद स्तर के ये सब न्यायालय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो 2023 से पूछा हुआ है। पूछ रहा है, महाद्वीप किसे कहते हैं? ठीक, महाद्वीप किसे कहते हैं? तो समझिएगा, महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप एक विस्तृत भूभाग पर फैला हो। ठीक, आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा। ठीक है, वर्ल्ड मैप ऐसे जो रहता है, ठीक, ऐसे ऐसे रहता है ये आपका। ठीक, इस तरह से बना होता है ना। तो आपका ये क्या होता है, महाद्वीप क्या है, एक बहुत ही ज्यादा भूभाग पर फैलाव है जो पृथ्वी पर, ठीक, समुद्र से अलग दिखाई देता है। आप सभी ने जो वर्ल्ड का मैप देखा होगा, ये सारा स्पेस क्या होता है, नीला होता है, यानी ये समुद्र है। और जो ये आपका दिख रहा है, ठीक है, जो बहुत बड़ा जगह है या क्षेत्र दिख रहा है, यही आपका महाद्वीप होता है। ठीक,
और महाद्वीप को व्यक्त करने का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है, हर जगह यही देखने को मिला है। अलग अलग सभ्यताओं और वैज्ञानिकों ने महाद्वीप की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पर आम राय यह है कि महाद्वीप जो होता है वो धरती पर बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। अब कितने महाद्वीप होते हैं वो आपको पता ही है, जैसे आपका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोपिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये आपके क्या है, सभी महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप नहीं समझ में आया तो वर्ल्ड का मैप देख लीजिएगा, नीला नीला जो होता है वो समुद्र होता है, और उसी के बीच में जो आपका भाग होता है, जो भूखंड होता है विस्तृत क्षेत्र में, वही आपका महाद्वीप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे जो कि 2023 में पूछा हुआ है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताइए और दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। यानी कि आपका परंपरागत ऊर्जा क्या होता है और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, इसको समझना है। तो सबसे पहले हम परंपरागत ऊर्जा को देख लेंगे। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। यानी कि परंपरागत ऊर्जा वे स्रोत हैं जिनका उपयोग हम बहुत पुराने समय से कर रहे हैं। ठीक, ईंधन तथा जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। यानी आपके जो ईंधन है या फिर जो जीवाश्मी ईंधन है, ये आपकी परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। अब आपके ईंधन और जीवाश्मी ईंधन में क्या क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से आपका खनिज तेल आता है, प्राकृतिक गैस आता है, ईंधन आता है, कोयला आता है, जल आता है, विद्युत आता है। ये सब आपकी परंपरागत ऊर्जा में शामिल है। ठीक, और आपका जो गैर परंपरागत ऊर्जा है वो क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, जैव ऊर्जा आता है, ईंधन प्रदान करने वाली बैटरियां आती हैं, विद्युत वाहन आते हैं, ज्वारीय ऊर्जा आती है, हाइड्रोजन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा शामिल की जाती है। ये आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे जो 2023 से पूछा हुआ है। वन कितने प्रकार के होते हैं, यानी वन के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको लिखना है। तो देखिएगा, मुख्य रूप से 6 प्रकार के वन समूह होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आपके 6 प्रकार के वन समूह होते हैं। जैसे आपका आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक, आपका फिर है आपका शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक, फिर मान लीजिए तीसरा है पर्वतीय उप उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक, तीसरा है आपका चौथा है मान लीजिए आपका उप अल्पाइन, पांचवा है मान लीजिए उप शीतोष्ण, और आपका जो छठा है वो है आपका शीतोष्ण। ये सब आपके क्या है, वन के प्रकार हैं, जिन्हें 16 मुख्य वन प्रकार में उप विभाजित किया गया है। यानी कि आपके इस प्रकार के जो वन है इनको 16 उप मुख्य वन के प्रकार में विभाजित किया गया है। इसे संक्षेप में हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। इसे पहला है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन और आपके दलदली वन। ये सब आपके क्या है, वन के प्रकार। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे जो 2023 में पूछा हुआ है। पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। यानी कि दक्षिणी अमेरिका के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वर्णन करना है। तो देखिएगा, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख जो खनिज संसाधन है वो आपके सोना है, चांदी है, तांबा है, लौह है, लौह अयस्क, ठीक, टीन और पेट्रोलियम है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले इन संसाधनों ने अपने देशों को विशेष रूप से युद्ध के समय या अन्यत्र औद्योगिकी देशों द्वारा तीव्र आर्थिक विकास के दौरान उच्च आय प्रदान की है। दक्षिण अमेरिका के इन संसाधनों के अतिरिक्त भूमि, ताजा जल, वायु, दुर्लभ मृदा तत्व और अयस्क एसिड जैसे सोना सहित भारी धातुएं आज भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ के जो प्रमुख खनिज संसाधन है वो आपका सोना है, चांदी है, तांबा है, लौह अयस्क है, टिन है और पेट्रोलियम है। ठीक, ये यहाँ के प्रमुख खनिज संसाधन है। उसके बाद देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जो ये संसाधन हैं, इन्होंने अपने देश में
ठीक, अपने देश को विशेष रूप की जो युद्ध हुए उसके समय इन्होंने अपने औद्योगिक देशों का बहुत ही तीव्र गति से इसका क्या किया, आर्थिक विकास किया और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उच्च आय प्रदान की। ठीक, आपका जो दक्षिण अमेरिका है, इस संसाधन में क्या है, आपका ताजा जल है, वायु है, मृदा है, ठीक, मृदा तत्व है, इन सब चीजों का भी जो है अच्छा वहां पे दक्षिण अमेरिका में योगदान है। ठीक, इन सब की भी चीज जो है आपके संसाधन में सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोहा कितने प्रकार का होता है? हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग बताइए। सबसे पहले समझिएगा, लोहा कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो आप सभी को पता है कि लोहा अपनी मजबूती के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं, लौह धातु में अन्य पदार्थों के मिले होने से इसे लौह अयस्क कहा जाता है। यानी कि लौह धातु में बहुत ज्यादा पदार्थ मिले होते हैं, इसलिए इनको लौह अयस्क कहा जाता है। ठीक, लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, हेमेटाइट कहते हैं, लिमोनाइट कहते हैं और आपको सीडेराइट कहते हैं। ये आपके चार प्रकार के होते हैं। लोहा जो है अपनी मजबूती के आधार पे चार प्रकार का होता है। ठीक, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और आपका सीडेराइट, ये चार प्रकार के होते हैं। अब इनका उपयोग हम देख लेंगे। लौह धातु का विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। ठीक, आपका जो लौह धातु है इसका विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य धातुएं जैसे तांबा हो गया, टिन हो गया, पतला शीशा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज, कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक, ये लोहा का उपयोग है। अगला प्रश्न देख लेंगे, विश्व में प्राकृतिक शक्ति के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं? यानी विश्व में पूछ रहा है प्राकृतिक शक्ति के जो प्रमुख संसाधन है वो कौन कौन सा है। तो पहला आपका कोयला है, दूसरा आपका खनिज तेल यानी पेट्रोलियम है, तीसरा आपका जल शक्ति यानी आपका क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो पहला आपका कोयला है। तो देखिएगा कोयला क्या होता है, तो शक्ति के साधनों में कोयले का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन वन प्रदेशों की वनस्पति धीरे धीरे पृथ्वी के भीतरी भाग में दब जाने और वहां की गर्मी से झुलस कर ठोस हो जाने से कोयला बनी है। यानी आपका कोयला कैसे बना है, बहुत पुराने टाइम पे जो आपका पेड़ पौधा था, वनस्पति थी, वो जब दब गया धरती के नीचे तो वहां की जो गर्मी थी उससे झुलस कर ठोस हो जाने के कारण ही आपका कोयला बना है। कोयला के निर्माण में बहुत टाइम लगता है। ठीक, तो आपका जो कोयला है वो कार्बनी एवं टर्शरी युगों में बना है। कोयला ईंधन तथा रासायनिक पदार्थों का स्रोत होता है। कार्बन की मात्रा तथा ज्वलनशील तत्वों के आधार पर आपका जो कोयला है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट है पहला प्रकार, दूसरा बिटुमिनस है, तीसरा आपका लिग्नाइट है और चौथा आपका पीट है। ठीक? ये आपके चार प्रकार के कोयला के किस्म होते हैं। अगला देख लेंगे, खनिज तेल के बारे में पढ़ लेंगे। खनिज तेल क्या है, तो देखिएगा पेट्रोलियम पदार्थ जलद चट्टानों में पाया जाता है जो वनों एवं सामुद्रिक जीव जंतुओं के दब जाने से बना है। ठीक, तेल प्रायः नमकीन जल और गैसों के साथ मिला पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रबड़, विस्फोट पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, नायलॉन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। यह आपके खनिज तेल का है। अब हम देख लेते हैं जल विद्युत शक्ति के बारे में। तो जो आपका जल विद्युत शक्ति है, इसमें देखिएगा तो शक्ति के साधनों में जल विद्युत का प्रमुख स्थान है। ठीक, बहते हुए जल को ऊंचाई से गिराकर, ठीक, ऊंचाई से नीचे गिराकर टरबाइन इंजनों से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं? यानी कि भारत की बात नहीं किया गया है, विश्व का जो प्रमुख रेल मार्ग है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग में निम्नलिखित का नाम उल्लेखनीय है। जो पहला रेल मार्ग है वो आपका उत्तरी फ्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक, इसमें देखिए कहाँ से कहाँ तक जाता है,
तो यूएसए के सिएटल नगर से लेके न्यूयॉर्क तक जाता है। जो पहला आपका रेल मार्ग है उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये जो है आपका यूएसए के जो सिएटल नगर है वहां से लेके न्यूयॉर्क तक जाता है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये जो है आपका यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाता है। ठीक, जैसे आपके यूपी में अगर हम देख ले तो ज्यादा नहीं, प्रयागराज का रेल मार्ग देख ले तो आपका मान लीजिए दिखता है प्रयागराज से बनारस है ना, प्रयागराज से लखनऊ, प्रयागराज से दिल्ली, तो ये आपका क्या है, रेल मार्ग है। तो ये आपके स्टेट लेवल का है ना, लेकिन ये आपका विश्व लेवल का है, इसलिए आपको नाम थोड़ा टफ लग रहे होंगे। जो तीसरा है आपका दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये आपका यूएसए के लॉस एंजलिस से लेके न्यूयॉर्क तक व न्यू ऑर्लियंस तक जाता है। ठीक, अगला है आपका, हालांकि एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है आपका, ये कहाँ तक जाता है, यह कनाडा के हैलिफैक्स से लेके वैंकूवर तक जाता है। ठीक, अगला है आपका कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग जो है आपका, यह कनाडा के सेंट जॉन नगर से लेके वैंकूवर तक जाता है। ठीक, अगला रेल मार्ग देखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक, यह जो है आपका विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक, यह जो है आपका विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पूर्व सोवियत संघ के लेनिनग्राड नगर से मॉस्को होता हुआ व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक, अगला जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस काकेशियन रेल मार्ग। तो यह पूर्व सोवियत संघ के बाटुम से फरगाना व कुस्क तक जाता है। ठीक, चलिए अगला देख लेंगे केप काहिरा रेल मार्ग। ठीक, केप काहिरा रेल मार्ग, तो यह अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाता है। ठीक, अगला है आपका ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। तो यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर तक जाता है। ठीक, अगला जो है आपका है फ्रांस इंडियन रेल मार्ग। तो इसको देखिएगा, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और चिली के वॉलपैरेंजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स नगर तक जाता है। ठीक, अगला है आपका ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। जो यह रेल मार्ग है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और पर्थ नगर से सिडनी नगर तक जाता है। ठीक, ये मैंने एज अ नॉलेज के लिए पढ़ाया है, एग्जाम में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं बना है आज तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका जो 2019 में पूछा हुआ है, संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताइए। देखिए, आपका जो सीरीज होता है ना उसमें एक टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको बता दिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो बनता है एक ही जो है टॉपिक पे बनेगा। जैसे संचार अगर पूछ लिया तो पूछेगा संचार का अर्थ क्या। ठीक, ये पूछ लेगा, या फिर ये पूछेगा कि संचार के जो माध्यम है उनका आप उल्लेख कीजिए। जैसे आपका ये है, आपका इसमें पूछा है संचार का अर्थ भी स्पष्ट करिए और संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता भी बताइए। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनता क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, 2 नंबर का होता है आपका, 2 घंटे का पेपर होता है, इतना लंबा आंसर बच्चे कभी लिख नहीं सकते है ना। जो 2019 में पूछा गया है इसमें देखिए पूछा है कि दो संचार साधनों के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक ही क्वेश्चन बनेगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन नहीं बनेगा। हालांकि सीरीज में इसलिए दिया जाता है कि उस टॉपिक से सभी जितने क्वेश्चन संबंधित है वो आपको करा दिए जाए। सबसे पहले हम समझेंगे संचार का अर्थ। ठीक, संचार का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा, संचार से तात्पर्य शब्दों, पत्रों, सूचनाओं या संदेशों द्वारा विचारों एवं सम्मतियों के विनिमय से होता है। ठीक, संचार क्या होता है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। संचार में सभी चीजें शामिल हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी सारी बातों को बताता है। ठीक, चाहे वो शब्द का माध्यम हो, चाहे वो पत्र का माध्यम हो, चाहे वो फोन माध्यम हो, चाहे वो लेटर का माध्यम हो, है ना। तो संचार का अर्थ पुल होता है। इसके अंतर्गत क्या कहते हैं हम, कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है।
संचार जो होता है वो आपका द्विमार्गी प्रक्रिया होता है, वन वे नहीं होता है, टू वे होता है, यानी एक अपना बात कहता है और एक दूसरा सुनता है। ठीक। चलिए अब हम देखेंगे संचार के साधनों की उपयोगिता। तो पहला जो उपयोगिता, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त विभिन्न साधन लाभदायक है। तो पहला जो है वो हम देख लेते हैं, इंटरनेट के बारे में पढ़ लेंगे। तो इंटरनेट सुविधा के माध्यम से आप प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में यह सूचना जानकारी प्राप्ति का मुख्य साधन बन गया है। वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालय की शिक्षा कक्ष या प्रत्येक ऐसा संस्थान जहां शिक्षा प्राप्ति से संबंधित क्रियाकलाप किया जा रहा है, में इसकी अनुपस्थिति अनिवार्य हो गई है। प्रत्येक प्रशिक्षक अपने शिक्षण कार्य में इस सुविधा का प्रयोग कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, छात्रों को नवीनतम सूचनाओं से संबंधित गृह कार्य दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए छात्र इंटरनेट की सहायता लेते हैं। इंटरनेट से आप सूचनाओं को खोज कर उन्हें पढ़ सकते हैं, यदि आप चाहें तो उसे सेव भी कर सकते हैं, जिससे पुनः आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत प्राप्त किया जा सके। ठीक। दूसरा जो संचार का माध्यम है वो आपका वीडियो डिस्क है। तो वीडियो डिस्क सुविधा द्वारा छात्र अध्ययन से संबंधित पाठ्य सामग्री को इस वीडियो डिस्क में संग्रहित कर लेते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र को अध्ययन हेतु दी जा सके। ठीक। वर्तमान समय में शिक्षक भी इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा देखिएगा कंप्यूटर। ठीक। कंप्यूटर जो संचार का माध्यम है इसको देख लेते हैं। तो शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया को कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा बिल्कुल परिवर्तित कर दिया गया, यानी आपका आज का जो शिक्षण है उसकी प्रक्रिया को जब से कंप्यूटर आया है तब से बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया है। ठीक। आज प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय से लेकर इंस्टीट्यूशन, नवोदय विद्यालय, यहाँ तक कि प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय की कक्षाओं में इनका प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर को शिक्षण पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाने लगा है। ठीक। अगला देख लेते हैं दूरदर्शन टेलीविजन। तो हमारे देश में टेलीविजन परिदृश्य में हुए परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के यूजीसी के शैक्षणिक कार्यक्रमों का दूरदर्शन प्रसारण कर रहा है। ठीक। दूरदर्शन तथा अन्य संगठन जैसे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, ठीक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, शिक्षा विभाग दूरदर्शन को एक शिक्षा के माध्यम से रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक। टेलीविजन का शैक्षणिक कार्यक्रम एक जनसेवा के रूप में अपनी स्थापना से लेकर आधुनिक समय में व्यापक रूप से ले चुका है। लोग अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम देखते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के शैक्षणिक तथा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने वाले कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते रहे हैं। देखिएगा, आपका दो संचार माध्यम पूछे तो आपको जो भी दो इजी लगे आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी संचार के माध्यम है सभी लिख दिए गए हैं। ठीक है। अगला है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखिएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, दो या दो से अधिक क्षेत्रों से कई व्यक्ति किसी समस्या एवं विषय पर एक दूसरे से संचार के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। इस तकनीकी में टेलीविजन, रेडियो, उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, वीडियो, टेक्स्ट आदि का प्रयोग किया जाए। आई बात समझ में। अगला है आपका रेडियो। ठीक। रेडियो देखिएगा, आधुनिक संचार के समस्त माध्यमों में रेडियो जो होता है वो सर्वसुलभ माध्यम है। ठीक। सन 1962 में भारत भारत में एक नियमित प्रसारण सेवा के लिए भारत सरकार तथा एक निजी संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मध्य एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत ठीक रेडियो लाइसेंस बनवाना आवश्यक कर दिया गया तथा लाइसेंस शुल्क के रूप में 60% सरकार को तथा 40% ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को मिलना निश्चित हुआ। ठीक। उसी समय मुंबई का जो केंद्र है उसका उद्घाटन 23 जुलाई 1927 तथा कोलकाता का जो केंद्र है उसका उद्घाटन 26 अगस्त 1927 को हुआ।
अब अगला है आपका विभिन्न उपग्रह, इसको देख लेते हैं, जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं। तो आधुनिक समय में उपग्रह का जो प्रयोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत रूप से हो रहा है। उपग्रह के प्रयोग से आपका इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कई सुविधाओं का विकास हुआ है। ठीक है। प्रारंभ में इन सभी व्यवस्थाओं का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कम होता था, परंतु वर्तमान समय में इनका प्रयोग, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से होने लगा है। शैक्षिक दूरदर्शन पर कई प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषय, जैसे आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, पर्यावरण हो गए, इन आदि विषयों को सरल तथा प्रभावी ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है वो उपग्रहों की ही देन है। सेटेलाइट के ही द्वारा आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस या टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हैं। इनसे कई प्रकार के शैक्षिक विषयों तथा विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। इसमें विद्यार्थी क्या होते हैं, अपनी जिज्ञासा को विषय विशेषज्ञों से प्रश्न करके शांत कर सकता है। ठीक। अगला है आपका, उपग्रह के माध्यम से ही छात्र अनेक शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को घर बैठ कर ही सुन सकते हैं। ये बात समझ में। संचार साधनों का जो शिक्षा में बड़े स्तर पर उपयोग का जो श्रेय है वो आपको उपग्रह को ही जाता है, क्योंकि रेडियो आपका हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, दूरदर्शन हो गया, आदि में उपग्रह का प्रयोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक होता है। उपग्रह व्यवस्था ने छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या होता है, उपग्रहों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। आई बात समझ में। वर्तमान समय में जो आपके विश्व के किसी भी स्थान पर बैठकर इंटरनेट के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण एवं सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। ये आपकी क्या है, संचार के सभी माध्यम में सात छह सात है। आपको जो इजी लगे वो आप दो तीन तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां बताइए, यानी कि आपके प्रधानमंत्री के कार्य क्या है और इनकी शक्ति क्या है, इसको बताना है। देखेंगे, जो पहला है वो है आपके प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता होता है। जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो आपके मंत्री परिषद के निर्माता होते हैं। दूसरा है आपका, प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करने की भी परामर्श राष्ट्रपति को दे सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं कि वो लोकसभा को भंग कर सकते। ठीक। अगला है आपका, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। आपका जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है। अगला है आपका, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और वही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता एवं उनकी संचालन भी करता है। ठीक। अगला है आपका, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार की नीतियों का निर्धारण भी करते हैं। ठीक। अगला है आपका, प्रधानमंत्री राष्ट्र के विकास की योजनाओं का निर्माण करता है, अतः प्रधानमंत्री जो होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नहीं नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला है, प्रधानमंत्री विदेशी नीति का निर्माता होता है। वह विदेशों से संधियां तथा समझौता करने के लिए विदेश की यात्रा भी कर। ठीक है। अगला है आपका, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल दोनों के मध्य संपर्क सूत्र की प्रमुख कड़ी है। अगला है आपका, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का संयोजन तथा समन्वय करता है तथा पारस्परिक मतभेद को समाप्त करता है। ठीक। अगला है आपका, प्रधानमंत्री अपने दल का अध्यक्ष भी होता है, इसी कारण वह दल के संबंध में अनेक मतभेदों को समाप्त करता है। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर बताइए, यानी कि आपका जो मंत्री परिषद है और मंत्रिमंडल है इसमें क्या अंतर है ये बताना है। तो देखिएगा, मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य भी बताना है। तो सबसे पहले हम अंतर देख लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। तो आपका जो है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सब मिल के आपके मंत्री परिषद बनाते हैं। ठीक। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब मिल के आपके क्या बनाते हैं, मंत्री परिषद बनाते हैं।
और आपके प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ये दोनों मिलकर आपके मंत्रिमंडल बनाते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इनका कार्य हम देख लेते हैं। तो देखिएगा मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है। तो पहला कार्य है आपका, मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो विभिन्न विभागों के माध्यम से देश का शासन संचालित करता है। ठीक, आपका जो मंत्री परिषद है वो विभिन्न विभागों के माध्यम से देश का शासन संचालित करता है। अगला है आपका वार्षिक बजट तैयार करना, इसे सदन में प्रस्तुत करना तथा संसद से पारित करवाना, ये सब आपके मंत्री परिषद के कार्य हैं। अगला कार्य क्या है, मंत्री परिषद के विभिन्न सदस्य विधेयक तैयार करते हैं, संसद में प्रस्तावित करते हैं तथा संसद में पारित करवाते हैं। विदेशों में समझौते, युद्ध संधि तथा व्यापारिक संबंध स्थापित करने का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलो ये प्रश्न देख लेते हैं। अगला कि लोक अदालत क्या होता है और लोक अदालत का कार्य बताइए। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे लोक अदालत क्या होता है। तो ऐसी अदालत, ठीक, जिसमें वादी प्रतिवादी अपना वकील नहीं करते हैं, न्याय अविलंब एवं निशुल्क मिलता है, ये लोक अदालत कहा जाता है। यानी लोक अदालत ऐसा अदालत होता है जिसमें जो भी आपके पक्ष या निष्पक्ष वाले लोग होते हैं, यानी वादी प्रतिवादी होते हैं, ये अपना वकील नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, न्याय निशुल्क मिलता है, इसी को क्या कहा जाता है, लोक अदालत। ठीक, इसमें न्याय की जो प्रक्रिया को द्रुतगामी, कम खर्चीली और सरल बनाने का मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। लोक अदालत का उद्देश्य न्याय दिलाने में होने वाले विलंब को दूर करना होता है। लोक अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें नहीं की जा सकती। ठीक, यानी कि जब लोक अदालत को निर्णय होता है तो उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत का कार्य क्या है। तो पहला कार्य है आपका शीघ्र एवं निशुल्क न्याय प्रदान करना। दूसरा है आपका आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा करना, ये आपके लोक अदालत का कार्य है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, वर्णन करें। ठीक, ये आपका है, लेकिन जो आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा है वो आपका है क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके बनने हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये योग्यताएं, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। आपका इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता कि एकदम लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो क्या है, कैसे हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, ठीक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर संविधान ने संसद को और अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार भी दिया है। संसद इस अधिकार द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में अनेक बार वृद्धि कर चुकी है। इस समय ठीक उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश कुल एक से लेके यानी एक प्लस 30 न्यायाधीश होते हैं। अब हम न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है उसको देख लेंगे। प्रधान न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो आपके कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें उचित अनुभव हो परामर्श ले सकते हैं। यानी कि किसको चुनना है, वो जो आपके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक, जिन्हें बहुत ज्यादा अनुभव है उनसे वो परामर्श ले सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश के बाद राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अनेक न्यायाधीश यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 7 फरवरी 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार ही उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके स्थानांतरण के विषय में देश के प्रधान न्यायाधीश की परामर्श सर्वोपरि होगा। सर्वोच्च न्यायालय में कुल 31 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, देखिएगा अब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता क्या है, जो 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो योग्यता क्या होता है, सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, है ना। वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी एक अथवा अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, यानी कि
किसी भी कोर्ट में वह क्या किया हो, 5 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ठीक। अगला है आपका, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में क्या हो, 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक। और चौथा जो है योग्यता, वो क्या होनी चाहिए, उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक ना। ठीक, 65 वर्ष से अधिक ना। चलिए अगला देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कि जिला न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका जो जिला न्यायालय है उस पे आपको लिखना है, क्या कैसे है तो समझिएगा। जनपदीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत, जनपद के अंतर्गत जनपद की दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व संबंधी सभी न्यायालय और न्यायाधीश, न्यायालय के अंतर्गत जो है आपकी दीवानी, फौजदारी, राजस्व संबंधी हर एक प्रकार का न्यायालय और न्यायाधीश आते हैं। इन पर राज्य के उच्च न्यायालय एवं प्रशासनिक नियंत्रण होता है। ठीक। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज का न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, लघु वाद एवं खलीफा न्यायालय एवं न्याय पंचायत आदि आते हैं। ठीक। अगला देखिएगा, जैसे कि राजस्व न्यायालय क्या है, न्याय पंचायत क्या है, फौजदारी न्यायालय क्या है, इसको हम देख लेंगे। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय के अधीन राजस्व परिषद, ठीक, कमिश्नर, जिलाधीश, परगना अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अदालतें होती हैं। इन अदालतों में क्या होता है, लगान, मालगुजारी आदि के मुकदमों की सुनवाई की जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। न्याय पंचायत में क्या है, तो फौजदारी क्षेत्र में सबसे निम्न स्तर पर न्याय पंचायतें आती हैं। न्याय पंचायतें 250 रुपए तक जुर्माना कर सकती हैं, किंतु वे कारावास का दंड नहीं दे सकती। ठीक। फौजदारी न्यायालय में क्या है, उच्च न्यायालय के अधीन फौजदारी का सबसे बड़ा न्यायालय सत्र न्यायाधीश का होता है। इस न्यायाधीश को जिला सेशन बस दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है। ये आपके जिला लेवल के सब न्यायालय है। ठीक। तो आज हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हालांकि थोड़ा लेंदी है तो थोड़े थोड़े प्रश्नों को लेके चलेंगे, एक साथ कराना संभव नहीं है। तो कल से हम एशिया और यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम तो होना तय ही है। ज्यादा से ज्यादा लेट कितना होगा, जुलाई के लास्ट वीक में ही होना फिक्स है। पहले भी हो सकता है लेकिन ज्यादा लेट नहीं कराएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।